हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री से रिलेटेड। ये आपकी जो है आपकी क्लास रहेगी और आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण संरक्षण भारतीय दृष्टिकोण। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पार्ट 1 ये रहेगा और वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। प्लेलिस्ट इसकी अलग से बनी हुई है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चाहे वो बीए फर्स्ट सेम हो, थर्ड सेम हो, फिफ्थ सेम हो, एमए के हों, तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो डोंट बी कंफ्यूज। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से ही नहीं देख पाते हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारी जो प्लेलिस्ट हैं वो अपडेटेड हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा पार्ट 1। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि जो चैप्टर है वो समझ नहीं आएगा। चलिए, पर्यावरण के बारे में हम बात करेंगे। पर्यावरण जैसे कि क्या? पर्यावरण जैसे हमारे आसपास का माहौल, कैसे हम रहते हैं, कौन सी भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं हमें मिली हुई हैं, ये क्या है, ये सब कुछ आपका क्या है? पर्यावरण है। चाहे आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप ऑफिस में हो, कहीं भी हो, जो आसपास का जो भी चीज़ कहते हो ना कि वहाँ का एनवायरनमेंट गंदा है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, ये तो आम जो हम बोल लेते हैं, लेकिन हमें किताबी भाषा में समझना है उस चीज़ को कि क्या है पर्यावरण और कैसे कैसे हमारे विद्वानों ने इस पर्यावरण को परिभाषित किया है। तो इस पार्ट 1 में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण की अवधारणा में मनुष्य के चारों ओर जो है सब आपको जो तत्व मिलेंगे जो निर्माणात्मक होंगे। जैसे एक आपके हैं कवि हैं, रोमांटिक कवि हैं ये वर्ड्सवर्थ। इन्होंने कहा है कि पर्यावरण को इन्होंने सौंदर्य और नैतिक तस्वीर दी है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि ये क्या है? सौंदर्य है और एक नैतिक तस्वीर का है पर्यावरण को। जनसंख्या विस्फोट हो गया, नगरीकरण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, धुआं, शोरगुल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, तो इससे क्या होता है? जो आपको इरिटेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? पर्यावरण का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अपने जो है आर्थिक हितों के लिए प्रकृति जो है उसकी गति को परिवर्तित करने के लिए जो मानव जाति है उसकी क्षमता ने व्यापक रूप से है, उसने क्या किया है? पर्यावरण को प्रभावित किया है। बिल्कुल किया है। अपनी प्रगति के लिए उसने पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित किया ही है। जैसे उसका मन करा वैसे जो है मानव ने काम किया है। और जिसमें आपकी भू आकृति विज्ञान है, जिसमें आपके पर्वत भी आते हैं, पठार भी हो गए, मैदान हो गए, घाटी, ये और प्राकृतिक वन, ये सभी चीज़ें इंक्लूड हैं जो जिसके लिए कह सकते हो कि मानव जो है जिम्मेदार है। ये सब चीज़ें अपनी उस क्षमता से उसने जो है इसमें व्यापकता लाई है। ठीक है, और अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से ही इसने क्या किया है? इसने पर्यावरण को प्रभावित किया है। और पर्यावरण शब्द का अर्थ जान लेते हैं। बहुत कहूँगी ये वाइड है, बहुत व्यापक है, क्योंकि आप कह सकते हो कि इसके अंतर्गत सभी कारक शामिल हो जाते हैं। आपके प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं, आपके इनडायरेक्ट रूप से भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी होते हैं। तो सब चीज़ें जो हैं आपके पर्यावरण जो है उस पर प्रभाव डालती है। आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं वो आप पे प्रभाव डालता है। मैंने अभी आपको बोला था कि चाहे आप अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हो तो आपको क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा वातावरण है, अच्छा पर्यावरण है, नहीं बैठे हो तो नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन हमने किताबी भाषा को देखना है। पर्यावरण की जो है सुरक्षा की आवश्यकताओं को जो है एक परम महत्व का जो है अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य कहा जा सकता है। अभी हम आसपास की बातें कर रहे थे, पर्वतों की बात करते, अब इंटरनेशनल लेवल पे कैसे होगा? तो इसका जो है एक उद्देश्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय है। आज पर्यावरण की सुरक्षा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, सभी राज्यों की साझी आवश्यकता है और सोच के रूप में इसकी स्वीकृति जो हमें मिल चुकी है। इसी कारण क्या हुआ, आपके आधुनिक समय में आपके जो है सामूहिक प्रयास किए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है कि हमने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है और इन सब का क्या उद्देश्य क्या है? क्षेत्र बन गया है ये, इसमें हमें कार्य करना ही करना है कि पर्यावरण की सुरक्षा।
अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमें ही हानि होगी। और जो है विश्व के अधिकांश भागों में पर्यावरण की समस्याएं अब भी क्या हैं, गरीबी से संबंधित हैं। आप सबको पता है कि हमारे देश में आज भी गरीबी है, आज भी बेरोज़गारी है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हम पर। तो कहते हैं ना कि पर्यावरण अच्छा हो तो सब अच्छा है। और कह सकते हैं कि अब इसमें क्या, अगर ये हमारी गरीबी से संबंधित है तो इसमें हमारा सहयोग कौन कर सकते हैं, तो सहयोग कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे है, जो हमें सहयोग की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और विकास इस प्रकार किया जाए कि मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और पर्यावरण का ह्रास भी ना हो। जो हमारी मौलिक आवश्यकता है एटलीस्ट वो तो पूरी हो जाएं, गरीबी रेखा से तो हम ऊपर उठ सकें, और इससे क्या हो कि पर्यावरण का ह्रास भी नहीं हो। एग्जाम्पल लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी राज्य के कार्यकलापों की एक सीमा यह है कि उससे अन्य राज्यों के क्षेत्र पर कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। आप अपने राज्य में, हम हरियाणा राज्य में रहते हैं, हम अपने हरियाणा राज्य में कोई भी काम करें, लेकिन बशर्ते यूँ है कि अगर जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव किसी अन्य राज्य पर ना पड़े। यह भी नियम है कि किसी राज्य को अपने क्षेत्र के ऐसे उपयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिससे अन्य राज्यों के हितों को नुकसान पहुंचे। तो हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी हम कार्य करें वो अच्छे से करें और इसका जो हानि है अन्य राज्य पर ना हो। और जो भी राज्य द्वारा व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक रूप से जो भी हम काम कर सकते हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमने करने चाहिए। उसकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें जो भी ठीक लगे वो हमें करने चाहिए। बात यहाँ आ गई है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमें कानून भी बनाने चाहिए। और इससे क्या हो सकता है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर कानून को बना लेंगे तो हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकेंगे। और ऐसे जो प्रयास हैं वो किए गए हैं। सबसे पहले जो प्रयास जो कह सकते हो स्टार्ट हुए हैं वो आपके 1960 के दशक में हुए हैं। इसमें ऐसी खास बात क्या थी, इसमें मानवता ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता किए जाने की आवश्यकता का क्या किया था, अनुभव किया था कि हमने जो है अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है। और सबसे पहले मानव ने सोचा था 1960 में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि पर्यावरण संबंधी आपके भारतीय दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। आप देखो कि अब हम भारत में रहते ना तो हमारी आदत है कि हम ना उसे आध्यात्मिक स्तर पर ना जरूर जोड़ते हैं, ये हमारी शुरू से ही रही है। तो आध्यात्मिक स्तर का संबंध, इससे हमने पर्यावरण और आध्यात्मिक स्तर का हमने संबंध बना लिया है। जैसे कि मिट्टी होगी, वायु, जल, अग्नि, प्रकाश, ये सब क्या समझाते हैं, ये दैवीय हैं। हमारी जो रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अच्छा वृक्ष हो गए, पीपल, वट, देवदार, मतलब आप कहते हैं कि इसी को हमने पवित्र मान लिया, ये समझ लेते हैं हाँ इनकी पूजा करेंगे। तुलसी की हम पूजा करते हैं, घरों में हम तुलसी को लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये पर्यावरण से ही तो जुड़ी हुई हैं। और महासागरों को सभी सांसारिक जो हैं सुखों का खजाना समझा गया है, जो महासागर हैं। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में से क्या कहा गया है, दैवीय ऊर्जा दिया गया है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि आपके जितने भी तत्व हैं, जैसे कि आकाश हो गया, जल है, अग्नि है, ऋतुएं हैं, पर्वत है, नदियां हैं, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, ये सभी जो हैं आपके ब्रह्मांड में हैं, आपको सबको पता है, ठीक है। और मानव जीवन का कोई भी पक्ष जो है पर्यावरण से पृथक हम करके नहीं देख सकते हैं। ये सभी आपको पर्यावरण में मिलेंगे ही मिलेंगे। नित्य क्रिया है, संस्कार करना हो, व्रत रखना हो, अनुष्ठान हो गया, त्यौहार हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता दी थी कि जो हमारे आसपास जो भी हमें चीज़ दिखेगी ना वो हमारा पर्यावरण होगा। तो वही चीज़ों के ना नाम लिखे जा रहे हो जो अपनी डेली लाइफ में आप देखते हो, ठीक है। मातृ देवी पूजा होगी, जल की पूजा भी करते हैं, वृक्ष की भी पूजा करते हैं। और मानव सभ्यता प्रारंभ से ही मानव और प्रकृति का क्या है, अटूट संबंध रहा है। और मानव जन्म से ही प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर रहा है, जिसके कारण से मानव ने प्राकृतिक तत्वों की सुरक्षा करने का भी दायित्व लिया है, उसे अपनी जिम्मेदारी माना है, ठीक है। और संरक्षण भी उसका किया है, प्रोटेक्शन भी ली है। अगर मान लो कि आप कहते हो कि बरगद है, भाई हम उसकी पूजा करते हैं, एग्जाम्पल है हम बरगद की पूजा करते हैं, आप उनकी केयर नहीं करोगे तो बरगद की पूजा कहाँ से करोगे, नहीं कर सकते। और जल की, अब गंदे पानी की तो आप पूजा करोगे नहीं, अच्छे पानी की, अच्छे जल की आप पूजा करोगे तो जल भी तो स्वच्छ होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें पहले से ही बनी होती है और मानव को पता होता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना।
बात करेंगे हम आगे कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में ऋग्वेद को क्या किया गया है, प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, हम सबको पता है। और ऋग्वेद के औषधि सूक्त में वृक्षों और वनस्पतियों के औषधीय गुणों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में ही ये चीज़ बताई गई कि औषधि है, उसे खाने से हम ठीक हो सकते हैं, और माता की उपमा से उसको विभूषित किया गया है। जो औषधि है, जो वनस्पति हैं, आपकी औषधि है, क्या क्या काम करती है अभी आपको पता है, रोगों और प्रदूषण को दूर करती है। और ऋग्वेद में और क्या है, पृथ्वी और आकाश के बारे में बहुत अच्छे से कहा गया है कि पृथ्वी मेरा भरण पोषण करती आता है, वह मेरी माता है, और आकाश मेरी क्या करता है, रक्षा करता है। ये सब किस में कहा गया है, ये सब आपके ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में एक और चीज़ भी कही गई है कि ऋग्वेद में आपको क्या करना है, वृक्षों को संरक्षित करना है। उसमें आपको डायरेक्शन दी है, आपको जो है निर्देश दिए गए हैं, वृक्षों को बिल्कुल भी मत काटो क्योंकि ये प्रदूषण को नष्ट कर देते हैं। मानव, जीव जंतु, वनस्पतियों का परस्पर सहसंबंध और दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अब तो हमने बात करी है ऋग्वेद की। अथर्व में वेद में क्या कहा गया है, ये भी आपका वेद है। इसमें कहा गया है जो पृथ्वी है वो सूक्त में पृथ्वी को वृक्ष वनस्पतियों की माता के रूप में क्या करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद जो आपके विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, वृक्ष वनस्पतियों की औषधियाँ जो है, हमें इस माता से क्या क्या उत्पन्न हमें चीज़ें मिलती हैं, तो ये मिलती है, पेड़ पौधे मिलते हैं पृथ्वी से, वृक्ष वनस्पतियाँ होगी, औषधियाँ हो गई, तो ये हैं। और अथर्ववेद में ही आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अथर्ववेद में अंतरिक्ष की महत्ता का वर्णन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों का जितना भी जीवन है वो हृदय के धड़कने पर निर्भर करता है। उसी प्रकार अंतरिक्ष भी क्या है, ब्रह्मांड की क्या है, धड़कन के समान है, और जिसको हमने सुरक्षित रखना है। और हमारा जो पृथ्वी है और पर्यावरण भी क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। देखो हमारे दिल की धड़कन का जो कह सकते हो कंपैरिजन, कि बिल्कुल कह सकते हो कि उससे किससे कर दिया है, अंतरिक्ष से कर दिया। वो ब्रह्मांड की धड़कन है, जिस तरह हमारी धड़कन है ना, तो वो अंतरिक्ष क्या है, हमारे ब्रह्मांड की धड़कन है। यजुर्वेद में क्या बात की गई, यजुर्वेद में ये बात की गई कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी है और उसकी संवर्धन करनी है, और इस चीज़ को हमने आगे आगे बढ़ाना है, क्योंकि प्रकृति के कण कण में है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारा जीवन है वो प्रकृति में है। उसमें ईश्वर का क्या होता है, वास होता है, और त्यागपूर्वक भोग करना है, लोभ नहीं करना है। इससे क्या होगा, इससे हमारी पर्यावरण को हानि पहुंचेगी। आप विधिवत पूर्व कृषि भी करें, ये सब आपको किस में मिलता है, ये सब आपको यजुर्वेद में मिलता है। और हरे भरे वृक्ष यहाँ पर जो मिलते हैं, और ये यहाँ पर जो हरे भरे वृक्ष होते हैं उनको क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। पर्यावरणीय जो आपके घटक है, जल के बारे में कहा गया कि दिव्य गुण से युक्त जल हमारे लिए कल्याणकारी हो, उसको ग्रहण करने से हमें परम आनंद हो, शांति की अनुभूति हो, उस स्नान से हमारे रोग मुक्त हो। ये सब चीज़ें जो है ना, देखो प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसका कनेक्शन उन्होंने पर्यावरण से जोड़ दिया। ये आपका चैप्टर है। देखिए इस किसी ग्रंथ में क्या कहा गया है, किस वेद में क्या गया है, वो उपनिषद को पढ़ेंगे। अब उपनिषद आपको पता है कि क्या होती है, मैंने पढ़ाया हो कि उपनिषद वह विद्या है जो समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाले जितने भी सांसारिक क्रियाकलाप होते हैं ना, उसका नाश कर देती है। जितने भी गंदी चीज़ें होंगी ना, उनका ये नाश कर देगी। वो कौन कर सकता है, वो आपका उपनिषद कर सकता है। किस प्रकार हमने प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित करना है, ये आपको तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि सृष्टि प्रक्रिया में उल्लेख आया है कि परमात्मा से क्या होता है, आकाश उत्पन्न हुआ है। जो हमारे परमात्मा है उनसे हमारा आकाश उत्पन्न हुआ है, और आकाश से क्या हुआ है, वायु उत्पन्न हुई है। ध्यान से सुनना, परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है, जल से पृथ्वी हुई है, पृथ्वी से ही औषधियाँ हुई हैं, हमने अभी पढ़ा है, और औषधियों से हमें अन्न मिला है। तो ये चीज़ जो है आपके तैत्तिरीय उपनिषद में जो है उल्लेख इसका किया गया है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सृष्टि का जो निर्माण है वो पंच तत्वों के सामूहिक संतुलन का परिणाम है, और इसी से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। अगर ये असंतुलन आप में इसमें दिख गया तो समझो आपका प्राकृतिक विनाश हो जाएगा। और वृद्धरायण जो आपका है, रण्यक उपनिषद में कहा गया है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, अग्नि है। इन्होंने क्या कहा है, पृथ्वी के अंदर क्या है, आपकी अग्नि है। और
पहले कहा गया कि पृथ्वी से आपको क्या मिलती है, औषधियाँ मिलती है। इन्होंने कहा है कि पृथ्वी के अंदर अग्नि है, जिसके कारण आपको पृथ्वी को क्या कहा जाता है, अग्नि गर्भा कहा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम वेदों की बात हमने कर ली है। वेदों के बाद हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है हमारे प्राचीन इतिहास में, महत्वपूर्ण स्थान है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में आपको कहूँगी कि वायु को विशेष महत्व दिया गया है। कहा गया कि यज्ञ का प्राण है, इसके द्वारा हम अंतरिक्ष की बाधाओं और यज्ञ में दी गई जितनी भी आहुतियाँ हैं उसे चारों पृथ्वी से आकाश तक फैलने वाला इसको कहा गया है। यानी कि वायु को इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा है कि वायु क्या है, यज्ञ वाहक है और वे देवताओं के लिए हवन जो होता है उसका वहन करती है। वायु हुई क्या होता है, यज्ञ का प्राण है, सॉरी, ठीक है। तो आपको ब्राह्मण ग्रंथों में जो ब्राह्मण, उसमें यज्ञ को जो बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और यज्ञ में वायु को बहुत ज़्यादा अच्छा स्थान इन्होंने दिया है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण की बात करें, उसमें यज्ञ के महत्व को बताते हुए कहा कि यज्ञ के द्वारा, मेरी बेटी साथ खड़ी है तभी, तो यज्ञ के द्वारा वातावरण की शुद्धि होती है और जिससे मानव और समस्त जीव जंतुओं के लिए शुद्ध वायु और उनके छोड़े गए आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों को भोजन की प्राप्ति होती है। सबको पता है, ये इसमें कहा गया है। बात करेंगे हम स्मृति की। इसमें जो मनुस्मृति है उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति हरे पेड़ पौधों की कटाई करते हैं उसे समाज से निकाल देना चाहिए। याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया किसी व्यक्ति द्वारा किसी वृक्ष की लताओं, उनकी शाखाओं को काट दो तो अगर आप उसको दंड दे दो, ठीक है। तो ये आपके याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया कि उसको दंड दे दो, पनिशमेंट दे दो, उसने बहुत गंदा काम किया। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि यज्ञ विधान पर जोर देते हुए कहा है कि अग्नि से सब क्या होते हैं, प्राणु, आपके प्राणु नहीं, प्राणी उत्पन्न होते हैं। बेटा जाओ, सॉरी, अन्न से आपके क्या हैं, सब प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से ही उत्पन्न होता है। वर्षा जो है यज्ञ से होती है, यज्ञ आपके कर्मों से उत्पन्न होते हैं और धर्म और कर्म जो हैं आपके एक दूसरे के पूरक होते हैं। ईश्वर की जो उत्पत्ति है, ईश्वर ही प्रकृति की उत्पत्ति है, पालन है, विनाश है, उसका क्या है, मूल कारण है। तो श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है। महाभारत में इस चीज़ का है कि महाभारत में वन, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, नदी, पर्वत, तालाब, कूप, झील, पशु पक्षी, इन सभी चीज़ों का विशुद्ध वर्णन किया गया है। और एक है अनुशासन पर्व, उसमें कहा गया है कि बहेलिये ने जंगल में रात में गुजारने के लिए हाथ जोड़कर वहाँ के जो पेड़ पौधे थे और वनस्पति थे उनसे मांगी थी परमिशन कि हे वृक्ष, इस पर मुझे निर्वास करने दे, मैं आपकी शरण लेता हूँ। यानी कितनी इंपॉर्टेंस थी उस समय, अनुशासन पर्व में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है, ठीक है। महाभारत का एक शांति पर्व है, उसमें कहा गया है कि जो पशु हैं और पक्षियों के प्रति जो आप हिंसा करते हो उसकी निंदा की गई है और इन पशु पक्षियों को परिवार के सदस्यों की तरह हमें माना जाता था। एक आपका रामायण है, हिंदू ग्रंथ, जो आपका धर्म का प्राचीन महाकाव्य है, आप सबको पता है। आपके रामायण में जितने भी वर्णित वन आए हैं, वनस्पतियाँ, नदी, तालाब, झील, ये सभी चीज़ें आपको मिली हैं। ये स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, सुखमय वातावरण, बहुत इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। और रामायण में वायु के बारे में कहा कि वायु ही प्राण है, परम सुख है, संपूर्ण जगत है। तो ये चीज़ आपके रामायण में कही गई है। पर्यावरण का अध्ययन एक बहुविषय दृष्टिकोण। अब हम आ गए इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ पर क्या था, पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को समाप्त करना है। सबसे पहले अगर हमने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो आपको मानवीय गतिविधियों को समाप्त करना ही होगा और न्यूनतम करना है। प्राकृतिक संसाधनों का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, उसके शोषण को रोकना है। संसाधनों का 80% का जो भाग है प्रयोग संसार की 20% जो है जनसंख्या करती है। देखो कितना बड़ा आंकड़ा आपको दिया गया है। और इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो विकासशील देशों पर पड़ता है, ना कि विकसित देशों पर पड़ता है। तो विकासशील देशों पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है और जितनी भी आपकी मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभाव डालती है। अब बात करेंगे हम पर्यावरण बनाम उद्योग की। उद्योग किसी क्षेत्र या देश के विकास का मुख्य चिन्ह जो है समझे जाते हैं। उद्योग पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं, जैसे जहरीले निष्कासन हो गया, ठोस, तरल, गैसीय
पर्यावरण को अस्वास्थ्यकर दूषित कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जहरीले हैं तो वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं तो दूषित करेंगे ही करेंगे। और सरकार ने उद्योग की किसी भी नई यूनिट को प्रारंभ करने से पहले अब ये एक कह सकते हो कि एक कानून बना दिया है कि अगर आपने कोई भी नई यूनिट को जो है चालू करना है, प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले आपको पर्यावरण विभाग से अनुमति लेनी होगी और वो वैधानिक रूप से होगा, वो अनिवार्य होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। एक जो है चीज़ इसमें देखी गई थी कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट से MIC गैस की घातक निकासी हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बारे में याद करवाने का क्या करती है, संकेत है। ठीक है, अब बात करेंगे हम पर्यावरण बनाम नियोजन। एक शहरी नियोजक ये सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को स्वच्छ और ताज़ी जो है वह उपलब्ध हों, उन्हें मिलनी चाहिए। और शहरों में जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें हमें प्रतिबंध लगाना होगा। पर्यावरण बनाम खनन। हम ज़्यादा से ज़्यादा खनन करते हैं तो एक बड़े क्षेत्र को ये क्या कर देती है, ख़राब कर देती है। इसलिए किसी क्षेत्र में हम ज़मीन है, पानी के न्यूनतम नुकसान के लिए नियंत्रित खनन की जो है सलाह दी जाती है। समुद्री संसाधन। संसार के विभिन्न देशों के संपर्क से पर महासागर बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है ना, तो महासागर जो है प्रदूषण रहित पानी का निर्माण करते हैं और इसकी शुद्धता और इसकी जो है प्रकृति हमने समझनी होगी और उसको हमने सम्मानित भी करना है। और महासागरों में बड़े पैमाने पर हमें तेल का दोहन समुद्री वनस्पति और जीव जंतु का विनाश करता है और तेल की परतों को नष्ट करने के लिए छिड़का गया डिटर्जेंट जो है समुद्री जीवन के लिए और भी घातक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है जिससे मैं कहूँगी हर जगह आपका कहीं ना कहीं दूषित कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो महासागरों में भी हो रहा है। महासागरों में आपको मछली मिलेगी, घोंघा मिलेगा, नमक, ये जो है मानव आहार के लिए आवश्यक जो है समझे जाते हैं। और कूड़ा घर हमें इसको नहीं समझना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की देखभाल करो क्योंकि इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते केयर। पर्यावरण बनाम अन्य विज्ञान है। बाहरी वातावरण में हमें जो ओजोन है, एक इसकी परत होती है। ओजोन का काम क्या होता है, जो सूर्य की घातक जो अल्ट्रा जो आपकी वायलेट विकिरण होती है ना, उनसे जो हमारी धरती की क्या करती है, वो रक्षा करती है। जिसमें क्या होता है, जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें आपका क्या होता है, इसका उत्सर्जन भी होता है और इस परत को क्या कर देती है, वो नष्ट कर रही है। जो ओजोन परत को ये नष्ट कर रही है CFC। ठीक है, और इस प्रकार अल्ट्रावायलेट जो UV आप जिसको कहते हैं, उससे हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। आप सबको पता है इस बात का। अल्ट्रावायलेट से हमारी स्किन भी खराब हो रही है और हमारा जीवन भी नष्ट होता है। और धरती पर जीवन को अगर हमने सुरक्षित रखना है, उसको अर्थपूर्ण बनाना है, तो हमें ये इसकी महत्व हमने समझना होगा। और जो जो है AC और फ्रिजों में CFC के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि आपके जो AC है, एयर कंडीशन, और फ्रिज जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर, उसमें CFC के जो आपके इस्तेमाल पर हमने क्या लगाना होगा, प्रतिबंध लगाना होगा। ठीक है, और 175 देश जो हैं, आप कहते हैं ना कि इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं कि विकासशील देशों में CFC पर जो अगर रोक लगानी है, अगर कोई सहायता देनी है, तो इन्होंने ना 175 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब बात करेंगे हम पर्यावरण बनाम बांध निर्माण की। तो जल विद्युत को ऊर्जा का गैर प्रदूषित स्रोत समझा जाता है। जो आपकी जल विद्युत है ना, उसको क्या कहते हैं कि ये जो है हमारे पर्यावरण को कहीं से भी प्रदूषित नहीं करता। बहते पानी की क्षमता को नियंत्रित करने हेतु पानी पर बांध बनाए जाते हैं, आप सबको पता है। और इसके लिए विशाल संग्रहण क्षेत्र और पहाड़ी भूमि का विस्तृत क्षेत्र भी चाहिए। इससे क्या होता है, इसमें हज़ारों जो आपकी जंगली भूमि होती है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और अप्रत्यक्ष रूप से कह सकेंगे इसमें आपका ह्रास हो ही रहा है पर्यावरण का। अब ये नियम बना दिया गया है कि अगर आपने ये काम करना है तो बांध के निर्माण से पहले आपको पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसी प्रकार आपका अवैध शिकार और मनोरंजन है, NGO आ गए हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। भारत में पर्यावरण शिक्षा है कि 20 वर्ष से कम आयु वाले कुल जनसंख्या का जो है 50% है, उनके पास प्रभावित होने वाले आयु और मस्तिष्क भी हैं। हमें संरक्षण करना चाहिए। कैसे संरक्षण कर सकते हैं? स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण, ग्रामीण विकास, सफाई, स्वच्छ स्वास्थ्य, वातावरण आदि के बारे में हमने जागृत करना है। जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा सकता है वो है NGO।
इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। और इसमें हमें पर्यावरण शिक्षा में 2 महत्वपूर्ण जो है हमें तत्व दिए गए हैं। तो हमने जागरूकता रखनी है उस चीज़ की, भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सौंदर्य संबंधी रूप से, ठीक है। तो हमने इस चीज़ की जागरूकता रखनी है। और आपके भारतीय धर्म, जो आपके धर्म ग्रंथ हैं उसमें सूर्य, समुद्री जीव, वनस्पति, भूमि, जल, वायु के प्रति हमने श्रद्धा जो है प्रकट की गई है, ठीक है। और इससे क्या है, उत्तरजीवित विकास भी होगा कि अगर हम ये काम करते तो वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का विवेक युक्त अगर हम समुचित प्रयोग करते हैं तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी, ठीक है। और संसाधनों को धीरे से निकाला जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकदम से निकाल दो, नहीं, हमने आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी तो सोचना है, अपने बारे में थोड़ी सोचना है। तो पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा आज का पार्ट 1। कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। पार्ट 2 में ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ सभी के सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा, इससे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएंगे, आप सबको पता है कि सभी सेमेस्टर की और एमए की इंक्लूडेड जो है सबकी वीडियोस डल रही हैं। अल्टरनेट डेज पे जो है मैं डाल देती हूँ। तो आज तो 2 डलेंगी, ठीक है। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि डेली आपको 2-2 वीडियो दूँ अलग अलग क्लास की। तो जैसे जो है ना चैप्टर मैं आपको ज़्यादा करवा पाऊँ और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी ना। जब तक करवाऊँगी नहीं, रिवीजन कैसे होगी, ठीक है। तो चलिए ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दे। अगर आज चैनल पर आप, मैं कह रही हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो। 1001 के सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, अभी 906 हैं। सपोर्ट करो चैनल को ग्रो करने में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक तो एटलीस्ट आप करके जा ही सकते हो और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दो, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।